गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कल हमने क्या पढ़ा था, भारत का भौतिक मानचित्र पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था, भारत के जो प्रमुख पठार थे उनको देखा था। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो मैंने उससे बोला था कि उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है या यहाँ ऑफलाइन है उन स्टूडेंट को अपनी कॉपी में वो करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप करके लाए होंगे और हम शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे द्वारा कराई गई हैं। तो जब मैंने बताया था आपको कि पारसनाथ कहाँ की चोटी है, तो पारसनाथ के बारे में मैंने बताया था कि राजमहल पहाड़ी की चोटी है और उसकी लोकेशन भी बताया था। यहाँ पे मैंने राजमहल पहाड़ी बताई थी आपको। सागर माथा किसका नाम है, ये भी मैंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट का नाम है। तो ये माउंट एवरेस्ट है, तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये आपकी कहाँ मिलेगी, बृहद हिमालय में। इसकी भी मैंने अवस्थिति बताई थी आपको, कहाँ बताई थी, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे बताई थी आपको, यानी नेपाल और चीन के बॉर्डर पे। अब केटू और गॉडवे नेशनल कहाँ बताई थी आपको, वो मैंने यहाँ बताई थी। तो यहाँ रेंज कौन सी है आपकी, काराकोरम रेंज है, सीधा सीधा ये मिल रहा है। अब मैंने बताई थी आपको अनाईमुडी, अनाईमुडी कहाँ बताई थी, साउथ रीजन में मैंने बताई थी। यहाँ कार्डमम हिल्स बताई थी, कार्डमम हिल्स से ऊपर अनाईमुडी, अनाईमुडी से ऊपर मैंने नीलगिरी बताई थी। तो अनाईमुडी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। तो ये भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ पर है, ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अभी हम बात करते हैं, जब हम कल सुबह पढ़ रहे थे यानी उत्तरी सह्याद्री पढ़ रहे थे, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में मैंने कल सुबह बताई थी आपको। तो ये किसमें है, पश्चिमी घाट के या सह्याद्री के उत्तर में। अगर आपको सीधा आंसर ऐसे दे रखा है, सह्याद्री दे रखा है, तो डेफिनेटली पूरा पश्चिमी घाट दे रखा है, यानी सह्याद्री पर्वत दे रखा है उसको। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम घाट हो जाएगा या सह्याद्री पर्वत। तो ये है आपका आंसर। इसी प्रकार से नीचे विकल्प दे रखे होंगे कि ऐसे कैसे कैसे सुमेलित हैं ये सारी चीजें, हमें तो सीधा पहले सुमेलित करना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो रहा। अभी हम आज बात करेंगे, वो बात करेंगे आपकी भारत के मैदान के बारे में, क्योंकि हम इससे पहले किसके बारे में बात कर चुके हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपके भारत के पर्वत और पहाड़ी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 29.1% क्या है आपके पर्वत और पहाड़ी हैं, जिसमें कि आपके क्या है कि 10.5 क्या है आपका पर्वत है और 18.6 क्या है आपका पहाड़ी है। अभी जैसे कि आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है, तो सबसे बड़ा अंतर होता है इसका जो भी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को लेके अंतर होता है। लगभग 2500-3000 मीटर से जो भी ऊपर पर्वत होगा या पहाड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे, या मान लो आप कोई भी 2500 ऊपर क्या है, सी लेवल से 2500 तक क्या है, तो कोई पर्वत या पहाड़ी है, तो हम उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, उससे छोटी है तो क्या बोल दिया हमने, पहाड़ी बोल दी, उससे ऊपर है तो क्या बोल दिया, पर्वत बोल दिया। जैसे कि अभी मैं बोलूं कि माउंट एवरेस्ट क्या है, तो पर्वत है, लेकिन पार्श्वनाथ क्या है, तो पहाड़ी हो जाएगी आपकी। इसी हिसाब से आपको कैटेगराइज करना होता है कि कैसे ऊंचाई के आधार पर कैसे होते हैं ये, पर्वत है या पहाड़ी है। फिर हमने बात की थी पठार, जो कि हमने कल ही बात की है। अभी क्या है, इसके बारे में भी सबसे पहले एक क्वेश्चन दूंगा जब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम आज किसके बारे में बात करेंगे, मैदान के बारे में। कल का क्वेश्चन है, जैसे आपका कल जो हमने क्या पढ़ा था, पठार पढ़ा था। पठार का जैसे यहाँ मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो भी आपको क्या है, सुमेलित ही करना है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, इसके विकल्प हैं, ये है पठार, ये है
छोटा नागपुर पठार। उत्तर पूर्व भारत। मलनाड पठार। दक्षिण भारत। और आपका मालवा पठार मध्य भारत। इसका दोस्तों आपको आंसर करना है और इसे भी कल की तरह हम कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसका आंसर हम क्या करें मंडे को डिस्कस करेंगे। फिर अभी हम किस रीजन पे बात करते हैं, अभी आते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है आपका मैदान। इससे पहले हमने विश्व का मानचित्र पढ़ा था, उस समय हमने क्या देखा था कि विश्व के मानचित्र में उसकी प्रमुख भू आकृतिक या भूभौतिक आकृति देखी थी। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल और फिजिकल। फिजिकल के अंतर्गत आपका क्या देखा था हमने, सेम उसी प्रकार से जैसा कि भारत में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पर्वत देखा था, उसके बाद पठार देखा था, मैदान देखा था। तो वहां पर मैदान की हमने चर्चा की थी। तो वो मैदान की कैसे चर्चा की थी, हमने एक माइक्रो डायमेंशन में चर्चा ना करके केवल मैक्रो डायमेंशन में चर्चा की थी, यानी लार्ज लेवल में देखा था। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के जो मैदान है उनका नाम क्या दिया था हमने, जैसे हमने दो भागों में बांट दिया था, शुष्क मैदान और क्या है शीतोष्ण मैदान। तो उत्तरी अमेरिका हमारा क्या है कि शीतोष्ण में पड़ता है, तो वहां पे जो मैदान है उनका नाम हमने प्रेरीज दिया था। इसी प्रकार से जैसे शुष्क मैदान है उनको हमने अफ्रीका में क्या कहा था, आपको उसी को हमने सवाना कहा था। इसी प्रकार से शीतोष्ण मैदान है आपके दक्षिणी अफ्रीका में क्या बोला था, उनको वेट्स बोला था। ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ रहे थे उन्हीं शीतोष्ण मैदान को हमने बोला था डाउन्स। इस प्रकार से हमने लार्जर डायमेंशन में क्या देखे थे, मैदान देखे थे। लेकिन जब हमने कहा था कि हम भारत का अध्ययन करेंगे तो भारत के अध्ययन में क्या करेंगे, हम बहुत सूक्ष्म तरीके से देखेंगे जो भी पर्टिकुलर मैदान है। जैसे हमने दो डायमेंशन, अगर हम विश्व पढ़ रहे होते तो विश्व में क्या देखते, विश्व अगर हम भारत के ना होके मान लो किसी दूसरे देश के होते तो हम क्या पढ़ते कि भारत में दो मैदान है, एक तो होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान और दूसरा होता है तटीय मैदान। इसके अलावा हम आगे इसको कैटेगराइज नहीं करते। लेकिन हम भारत के रहने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या है और अब तटीय मैदान में क्या है और उनकी अवस्थिति क्या है और उनको उस अवस्थिति पे क्या नाम से जानते हैं हम। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अभी मैंने क्या है, यहाँ जो रिवर बनाई है वो केवल रफली ड्रॉ की है। जब भी हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, इन रिवर्स को अच्छी तरह से देखेंगे कि इसका सोर्स कहाँ है और ये अपने जल का विसर्जन कहाँ करती है। अभी क्या है, मैंने बाउंड्री ड्रॉ की है ये। तो ये सबसे ऊपर आपकी रिवर है इंडस रिवर। रिवर को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ। तो इंडस रिवर है, इंडस रिवर से आगे चल के यहाँ क्या है, ये है आपकी यमुना और ये है आपकी गंगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो हम देखते हैं इंडस और गंगा के बीच का मैदान को देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पहला है आपका राजस्थान का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल मैदान। तो ये है आपका पहला वाला। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूं राजस्थान का मैदान या पश्चिमी मरुस्थल मैदान, मरुस्थलीय मैदान। इसमें क्या है दोस्तों, हम पर्टिकुलर राजस्थान की लोकेशन लेते हैं। तो हमारा ये क्या रहा, राजस्थान रहा। राजस्थान को हमने कैसे अब आगे डिवाइड करते हैं, ये हमारा बीच में क्या है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज से क्या है कि हमारी कभी आपने क्या है कि हम वर्षा की रेखा खींचते हैं। मान लो कि हमारा यहाँ वर्षा होती है आपकी 50 सेंटीमीटर और यहाँ भी वर्षा कितनी होती है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो हमने सीधी लाइन खींच दी। हमारी यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस लाइन को हम कैसे खींच देंगे, यूं खींच देंगे।
क्योंकि हमें तो उन पॉइंट्स को मिलाना है, जहां भी दो पॉइंट्स हैं और कैसे भी मिलाना है उनको, ऐसे नहीं है कि एक सीधी रेखा में मिलाना होता है। तो हमने क्या है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बोलते हैं, यानी समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो उसको नाम दे दिया 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये जनरली अरावली के ऊपर से गुजरती है, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है, इस प्रकार तो हमने खींचा नहीं है कि नहीं उसके ऊपर से जाके लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रेखा है, इसके इधर वाला रीजन है, इसको हम बोल देते हैं रेगिस्तानी मैदान या राजस्थान का पश्चिमी मैदान, और इसको बोल देते हैं जो 50 सेंटीमीटर से इधर है बांगर का मैदान या बांगर क्षेत्र। अभी में जैसे हम क्या है कि बांगड़ और खादर में डिफरेंस देखेंगे। बांगड़ क्या होता है कि आपका जलोढ़ मैदान होता है, जलोढ़ मैदान यानी जलोढ़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आपकी, एक तो होता है पुरानी जलोढ़ और एक होता है नवीनतम जलोढ़। इस पुरानी जलोढ़ को हम क्या नाम देते हैं, बागड़, जो बागड़ का मैदान बोल देते हैं, और नवीनतम जो जलोढ़ को बोल देते हैं हम खादर। कभी कभी जैसे ये वर्ड आए कि बागड़ क्या है या खादर क्या है, तो इनसे आपको अवेयर रहना है कि कैसे है ये। लेकिन इससे भी और मैं आगे बढ़ के बताता हूँ। जैसे मान लो हम भारत के विशाल मैदान या भारत के मैदान का अध्ययन करेंगे, तो हम क्या है कि दो तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो होता है जैसे यहाँ से क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ क्या है आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से जैसे सारी नदियां यूं निकलती हैं नीचे की तरफ ड्रेनेज करती हैं, तो यहाँ से ही हम बांट देते हैं इसको, या तो अनुदैर्ध्य या मान लो दो चीजें, एक होता है लंबवत। तो लंबवत में क्या देखेंगे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जो भी चीज है ना, जो भी इसका विभाजन होता है उस विभाजन को करेंगे, और दूसरा विभाजन करेंगे जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं वो है प्रादेशिक विभाजन। यहाँ छोटे से टर्म में मैं बता देता हूँ अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होता है, लंबवत विभाजन क्या होता है। अपने मैं आशा करता हूँ ये उतार लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जब भी कभी आप मैदान पढ़ें तो यही है कि आप देखेंगे क्या है, मैं अभी लंबवत या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य क्या है, इसका साइंस नेम है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली मैदान को। सबसे ऊपर वाला रीजन होता है भाबर, उससे नीचे का रीजन होता है तराई, तराई से नीचे का रीजन होता है जैसा कि मैंने बताया था बागड़, और सबसे नीचे का होता है खातर। तो कोई भी रिवर होती है, रिवर क्या करती है, जैसे यहां से आई, यहां से फ्लो हुई, यहां से फ्लो हो रही है, तो यहां से क्या है कि जैसे पर्वत वाले रीजन से क्या करेगी, यानी बड़े बड़े खंडे उठा के लाती है रिवर, क्योंकि उसकी क्या है एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे कि बड़े खंडे लाई तो वो उनको क्या करती है, ऐसा तो है नहीं कि वो समुद्र में चले जाएं, तो इनको क्या करती है ये, जैसे मान लो हिमालय, हिमालय से नीचे जैसे अपने बड़े बड़े बोल्डर या खंडे लेके आई, तो उनको क्या है यही जमा कर दिया, यानी बहुत सारे जमा हो जाते हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरे में ये जमा हो जाते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं बाबर या भावर। ठीक है दोस्तों, भाबर से जैसे क्या है वो बोल्डर है बड़े बड़े, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो कि बहुत सारे बोल्डर है, लेकिन उनके बीच में क्या है कभी गैप रह जाता है, तो उन गैप से क्या है पानी फ्लो होने लग जाता है। तो पानी फ्लो हो जाता है तो बहुत तेजी से पानी फ्लो होता है, क्योंकि वो क्या है वहां से रुक गए, जैसे मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ से जैसे इसे स्पेस मिला, तो यहाँ से क्या है वहां ज्यादा पानी था, अब यहाँ क्या है एकदम से निकलेगा, तो वो कैसे एकदम तेजी से निकलेगा प्रेशर के साथ, तो ऐसे ही ये निकलता है, तो ये बोलते हैं इसको तराई रीजन। तराई रीजन से जब भी रिवर जैसे नीचे आती है, तो यहाँ क्या है कि रिवर का एक पैटर्न होता है, मान लो रिवर आज यहाँ बह रही है, लेकिन कल यहाँ नहीं बहेगी, आगे चल के वो अपना क्या है जो भी पैटर्न है चेंज कर लेगी, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये डाइवर्ज हुआ है, तो जैसे ही क्या होगा कि इधर इधर उधर से क्या है ये मिट्टी यहाँ जमा कर देगी, इस मिट्टी को छोड़ गई तो दूसरी तरफ बह गई, तो ये मिट्टी है ये क्या कहलाएगी आपकी बागड़। और आगे की तरफ जैसे नवीनतम हमेशा जलोढ़ आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, उसी को बोलते हैं हम खादर।
तो ये रहा हमारा लंबवत विभाजन। अब दोस्तों हम दोबारा से लौटते हैं उसी पे। तो हम क्या बता रहे थे, जलोढ़ है, जलोढ़ को हमने पुरानी जलोढ़ और नवीनतम जलोढ़ में बांट दिया। नवीनतम जलोढ़ को क्या नाम दे दिया, खादर, और पुरानी को बागड़। तो वही वाला ये वाला क्षेत्र राजस्थान का जो अरावली से पूर्व में क्षेत्र है, इसी का नाम देते हैं हम बागड़ क्षेत्र। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपके राजस्थान का मैदान या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। हालांकि इसको भी अगर जैसे आप राजस्थान जब पढ़ोगे ना, तो राजस्थान के अंतर्गत भी बांट सकते हो कि इसी को हम एक 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा से बांध देते हैं। इसको पूर्णतः पर्टिकुलर नाम में, जैसे थली है, यहाँ थली नाम दे देते हैं, या मरुभूमि नाम देते हैं इसी को। तो लेकिन जब ये राजस्थान पढ़ोगे तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हम क्या देखेंगे, जैसे पूरा भारत देख रहे हैं, तो ये किस में बांट दिया हमने, पश्चिमी या पूर्वी में। पूर्वी भाग को बागड़ और पश्चिमी भाग को क्या नाम दे दिया, रेगिस्तान का मरुस्थल। अभी हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्षेत्र है, ये है, ये क्या है, आपकी गंगा रिवर है। गंगा से ऊपर वाला रीजन है, जैसा कि मैंने कल आपको क्या बताया था, हिमालय से उधर वाला रीजन है, उसको आपने क्या नाम दिया था, पार हिमालय रीजन या ट्रांस हिमालय रीजन। तो इसी को, जैसे गंगा से इधर वाला रीजन है, इसी को आपने क्या नाम दे देंगे, ट्रांस गंगेटिक प्लेन या पार गंगा का मैदान। तो दूसरा हो गया हमारा पार गंगा का मैदान या ट्रांस गंगेटिक प्लेन। ठीक है दोस्तों, तो गंगा से हम इधर चलते हैं। तो इस गंगा से इधर वाले रीजन में मान लो मैंने यूं ड्रॉ कर दिया, तो ये दो क्षेत्र आते हैं आपके, पंजाब और हरियाणा, मुख्यतः जो क्षेत्र आते हैं आपके यही क्षेत्र आते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, जैसे तो आगे का क्षेत्र है, जैसे आगे हम गंगा का मैदान को, इसके जो पार था, मतलब दूसरी ओर था, उसको नाम दिया आपने पार गंगा। अब हम गंगा के मैदान को तीन पार्ट में आगे डिवाइड करते हैं, यानी एक पार्ट ये डिवाइड कर दिया आपने, और फर्दर इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, उच्च गंगा, मध्य गंगा, और आपकी तीसरी है निम्न गंगा। इसको भी आगे डिवाइड करेंगे हम, लेकिन यहाँ हमें जानना जरूरी है, यहाँ आगे कौन पूरा रीजन क्या है, कि एक तो उच्च गंगा का रीजन है, मध्य गंगा का रीजन है, फिर निम्न गंगा का रीजन है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखते हैं, दो पार्ट और देखते हैं आपका, यानी दूसरा ये हुआ आपका, तीसरा रीजन हो गया गंगा यमुना दो आव क्षेत्र। अभी यहाँ मैं आपको बताऊं कि दो आव क्षेत्र क्या होता है। जब भी कोई दो रिवर है इस प्रकार से जैसे मिल रही है, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, दो आव क्षेत्र। जब भी आप जैसे रिवर पढ़ोगे या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या है, पंच आव क्षेत्र बनता है। उसी के आधार पे आपका नाम क्या है, पंजाब पढ़ा था, कि उसमें क्या है कि ब्यास है, रेचना है, बाली है, छाछ है। तो वो क्या है कि 5-6 रिवर मिलके, 6 रिवर मिलके क्या बनाती हैं, उसको पंच आप बनाती हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से, तो एक रिवर ये होगी, अब ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी 6 रिवर होगी, और ये क्या है, पंच आव क्षेत्र बन जाएगा। इसी के नाम पे क्या बनाया आपका, आगे चल के इसी से पंजाब बनाया आपका, जो देखते हैं। लेकिन हमारा यहाँ फोकस क्या है, प्लेन रीजन का अध्ययन करना, ना कि रिवर का अध्ययन करना। तो हमने क्या देखा, यहाँ क्या देखा, गंगा यमुना दो आव क्षेत्र। तो ये हो गया, ये वाला रीजन है आपका गंगा और यमुना दो आव क्षेत्र। अभी हम चौथे रीजन की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा रीजन है ये, इसमें क्या करेंगे कि हमारी चंबल है, चंबल ने क्या है कि बहुत सारे गड्ढे बना दिए, यानी उसने क्या है, यहाँ अपर्दन कर दिया है पूरे के पूरे पूरी सीमा पे। जैसे कहाँ है, राजस्थान की सीमा, एमपी की सीमा पे, और आगे चल के यूपी की सीमा भी बनाती है। जैसे यूपी में अंदर घुस जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ से क्या है कि ये उत्खात हो गई है। उत्खात क्या बोलते हैं, जैसे उबड़ी खाबड़ बोलते हैं ना। जैसे कभी आपने ये एमपी और राजस्थान वाले बॉर्डर में देखा होगा कि चंबल की जब भी ढंग से देखा होगा, तो क्या बना है वो, उसमें बहुत सारी उबड़ खाबड़ स्थिति बनी हुई है। तो उन्हीं उबड़ खाबड़ को थोड़ा सा अच्छे नाम में बोल देते हैं आपका उत्खात भूमि। तो इसी का आपने नाम क्या दे दिया, यमुना
चंबल की उत्खात भूमि। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ क्या देखा, तीसरे में देखा आपने दो ये हो गए हमारे, आगे हमारा तीसरा हो गया, तीसरा जो मैंने वहां लिखा था पारगंगा का महीना। चौथा हो गया हमारा यमुना गंगा दोआब। दोस्तों पांचवा हो गया हमारा चंबल यमुना उत्खात भूमि, या उत्खात चंबल यमुना भूमि बोल सकते हैं। यमुना का मैदान। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है, कि आगे हम पढ़ेंगे उच्च गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। अब इसको क्या है, हम रिवर्स पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे आपने ये वाला रीजन देखा, उच्च गंगा वाला रीजन देखा, उच्च गंगा में आपका क्या रीजन है, जैसे ये है आपकी गोमती रिवर, ये है आपकी घाघरा रिवर, और ये है आपकी कोसी रिवर। तो अभी क्या है कि जैसे उच्च गंगा के मैदान को हमने कितने क्षेत्रों में बांटना है आगे, या मध्य गंगा के कितने क्षेत्रों में बांटना है, या निम्न गंगा। अब आप इधर से देखो, ये हमारा रीजन है, ये क्या है हमारी कोसी रिवर है, कोसी रिवर से ये वाला रीजन देखते हैं तो ये क्या है, निम्न गंगा का मैदान है। इसको हमने बांट दिया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक द्वारनुमा आकृति बनती है, लेकिन ये कहां बनती है, आपकी बंगाल में बनती है, तो इसी का नाम आपने दे दिया है बंगाल द्वार, दो आर। अभी क्या है, जैसे नीचे चलते हैं तो आपकी आकृति बनती है पैरा डेल्टा। अब यहाँ जानना जरूरी हो जाता है ये पैरा डेल्टा क्या होता है। कभी आपने जैसे डेल्टा की आकृति देखी है, तो डेल्टा जैसे ये नदी है, तो डेल्टा की आकृति कैसे बनती है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और आगे से जाके समुद्र में मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया आपका। तो इसी त्रिभुज को आप उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका पैरा डेल्टा, यानी ये त्रिभुज इस प्रकार से है। तो अब त्रिभुज को हमने कैसे देखा, कि हमने देखा यूं मिलना है त्रिभुज, तो इसी त्रिभुज को हमने कैसे देखेंगे, ये देखेंगे, ये आपकी पैरा डेल्टा की आकृति हो गई। अभी हम आगे चलते हैं, तो आगे का रीजन है वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम तो सबने सुना ही होगा ज्यादातर, क्योंकि काफी मशहूर डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का ये। तो यहाँ क्या आती है हमारी गंगा नदी आती है, गंगा इधर से क्या आती है, यमुना नदी आती है, तो इसी का नाम हो गया आपका पूरा का पूरा ये डेल्टा बनाती है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस प्रकार से, या आप इसे यूं कर सकते हैं, ये डेल्टा नुमा आकृति बनाती है। और यहाँ क्या हुआ आपका पैरा डेल्टा हुआ, और यहाँ क्या हुआ बंगाल द्वार का, ये वाला रीजन। तो ये क्या हो गया आपका निम्न गंगा का मैदान हो गया। अभी हम मध्य गंगा के मैदान में क्या देखते हैं, मध्य गंगा के मैदान में देखते हैं आपके तीन क्षेत्र हैं। एक है आपका यहां पर क्षेत्र है अवध, दूसरा है आपका मिथिला, और आपका तीसरा क्षेत्र है वो है आपका मगध क्षेत्र। मगध, ये वाले तीन है, ये आपके रिवर पैटर्न ही डिफाइन कर रही है। जैसे गोमती और घाघरा के मध्य में कौन सा हो गया, अवध क्षेत्र हो गया। घाघरा कोसी के मध्य में कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका मिथिला क्षेत्र हो गया। और सोन और गंगा के मध्य में ये सोन रिवर है, रिवर सोन और इसके गंगा के मध्य में कौन सा हो गया, मगध क्षेत्र हो गया। ये तो आप जैसे कि क्या है, ये धारावाहिक जितने भी धारावाहिक आते हैं, आपने मान लो अभी क्या है, जैसे रामायण आ रहा है, तो रामायण में ये सबने देखा होगा कि अवध क्षेत्र है, भगवान राम कहां से थे, अवध क्षेत्र से। मिथिला क्षेत्र से कौन थी, सीता मैया कहां से थी, मिथिला क्षेत्र से थी। तो हमेशा इस चीज को ऐसे इंटरलिंक करने की कोशिश किया करो। और मगध शासन जब पढ़ते हैं, जैसे मगध पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे, तो मगध क्षेत्र में वो वाला, अगर चाणक्य अगर कभी कोई धारावाहिक देखा हो तो आपने, तो उसके अंतर्गत क्या देखा होगा, मगध क्षेत्र देखा होगा।
तो इस प्रकार से क्या है कि हमने उच्च गंगा, यहां से ऊपर का मैदान क्या होता है आपका उच्च गंगा का मैदान है। तो हमने अभी क्या क्या देखा कि उसका चंबल यमुना का मैदान देखा आपने, आगे चल के क्या देखा उच्च गंगा का मैदान, आगे चल के आपने देखा निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, जिसको हमने आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया। आगे चल के आपने क्या देखा निम्न गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से क्या है ये मैदान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अभी हम आगे क्या है कि आगे ये है ब्रह्मपुत्र, और इसको बोल देते हैं हम असम का मैदान। तो ये तो दोस्तों हमारे रहे पहला वाला रीजन, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसको आपने कैसे डिवाइड किया गंगा और या रिवर पैटर्न के आधार पे आपने समझा। अभी हम क्या है जैसे नीचे वाला जो मैदान है जो भी है, ये क्या है कल मैंने बताया था आपको, यहाँ से क्या बताया था पूरा पेनिनसुला का पार्ट बताया था। जब भी हम पठार या पर्वत पढ़ रहे थे तो यहाँ क्या देखा था हमने, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसके मध्य क्या है क्या पूरा का पूरा पठार है। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था जैसे कर्नाटका का पठार है, आगे क्या पढ़ा था महाराष्ट्र पठार है, तेलंगाना पठार है, रॉयल सीमा पठार है, ये सारे पठार आपने देखे थे। अभी हम क्या ये पठारों के क्या है कि जैसे ये यहाँ का रीजन है सबमर्ज हो गया, नीचे की तरफ झुक गया था आगे जैसे, तो ये झुका था, तो यहाँ पे क्या है कि मैदान बन गए आपके। और दूसरी तरफ से जैसे कि कोई रिवर है, रिवर जाके क्या है कि यहाँ सेडिमेंट अपना जमा करती है, अवसाद जमा करती है, उसके द्वारा भी यहाँ क्या है आपके मैदान बन जाते हैं। तो हम इसी मैदान को क्या है, मान लो आपने तो एक स्टेप बनाई सीधा ये किया, तो ये यहाँ से लेके ये आपके मैदान है और ये मैदान है, बस आपने उनका नाम अलग अलग दे दिया है, वो भी उसकी अवस्थिति के आधार पे। जैसे कि यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका, ये गुजरात का मैदान है, इसी गुजरात के मैदान को हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारा क्या है कच्छ, यानी कच्छ रीजन। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, पहले क्या था कच्छ रीजन भारत का पार्ट नहीं था, यानी ये भारत है आपका, मान लो ये भारत है और एक कच्छ यहाँ पे था, लेकिन यहाँ से जो रिवर आई इसने क्या है अपना सेडिमेंट जमा किया, सेडिमेंट जमा करने लगी तो ये क्या है कि ऊपर उठने लगे रीजन, ऊपर उठने लगा तो धीरे धीरे क्या है ये इसका पार्ट हो गया भारत का। तो ये पहले क्या था द्वीप था, लेकिन बाद में क्या हो गया भारत का पार्ट हो गया नदियों के सेडिमेंट के कारण, तो इसी को बोल दिया हमने कच्छ का मैदान। अभी दूसरा वाला जो मैदान है वो है आपका काठियावाड़ मैदान। ये क्या है काठियावाड़ यहाँ का पठार है, इसी को काठियावाड़ मैदान बोल दिया है यहाँ पे। ये आपसे निकली हुई भूमि है, जैसे कच्छ के रन से नीचे जब जाते हैं तो यहाँ है खंबात की खाड़ी, जब भी खंबात की खाड़ी और जिन दोनों के मध्य कच्छ के रन के बीच वो आपका क्या है काठियावाड़ मैदान। अभी यहाँ क्या है कि ये राजस्थान है, राजस्थान से 2 नदी निकल रही है, साबरमती नदी और माही नदी, वो क्या है कि आगे चलती हैं, तो ये दोनों मिलके इनके मध्य में क्या बनाती हैं गुजरात मैदान बनाती हैं। इसको जैसे हमने पूरे को बोला गुजरात मैदान, लेकिन पर्टिकुलर जब बोलेंगे तो ये है गुजरात का मैदान। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा पार्ट। अभी हम जैसे आगे नीचे की तरफ कन्याकुमारी की तरफ चलते हैं सफर पे, तो ये क्या है ये हमारा जब हम कैपिटल पढ़ रहे थे दमन क्षेत्र है, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली आपने पढ़ा था। तो इस दमन क्षेत्र से जब नीचे हम मरवा गांव गोवा की तरफ जाते हैं तो यहाँ क्या पड़ता है आपका, इस वाले रीजन को हमने बोल दिया है कोंकण का मैदान। क्या नाम है दोस्तों, कोंकण का मैदान। कभी कभी सीधा आ जाता है कि जैसे महाराष्ट्र के जो पश्चिमी स्थित मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर सीधा और क्वेश्चन है जैसे दमन से मरवा गांव तक आपका जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों आपका कोंकण का मैदान। मरवा गांव से जैसे ही हम यहाँ चलते हैं नीचे की ओर चलते हैं कन्याकुमारी की ओर, तो यहाँ न्यू मंगलोर पड़ता है आपका। तो न्यू मंगलोर और मरवा गांव के बीच में क्या है आपका कनारा का मैदान। हो सकता है दोस्तों ये काफी बोरिंग सा लग रहा हो आपको, लेकिन धीरे धीरे जब भी ये नाम को जैसे ये नाम याद होने लग जाएंगे, जब पर्टिकुलर लोकेशन आएगी तो आपको क्या होगा कि इनका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। यार कोंकण है तो कोंकण भाषा कहाँ बोली जाती है, अभी इससे आगे इंटरलिंक करेंगे, कोंकणी तट पर बोली जाती होगी। तो आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि मलयालम में जैसे मलयालम भाषा बोली जाती है, आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाता है देखिए मलयालम भाषा मालाबार तट पर बोली जाती है,
तो अब कम से कम जब मालाबार का पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पता पड़ेंगे कि मलयालम कहाँ बोली जाती है। तो मालाबार रीजन है वो आपके केरल में पड़ता है, तो अब आप ऑटोमेटिकली कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मलयालम या कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। जैसे मरवा गांव से लेके न्यू मंगलोर तक आपका क्या है, कर्नारा कोस्ट। ये लगभग आपका कर्नाटका वाला रीजन और केरला तक आपका आ जाता है लगभग। अभी न्यू मंगलोर से आप नीचे जाते हैं, यहाँ कन्याकुमारी में आप जाते हैं, कन्याकुमारी से यहाँ तक आपका है न्यू मंगलोर रीजन। कभी भी आप जैसे, मैं तो कहूंगा कि कन्याकुमारी जाओ। कन्याकुमारी में क्या है कि जैसे आगे ये वाला रीजन निकला हुआ है, ये रीजन निकला हुआ है, यहाँ से क्या है कि आप कभी जैसे रामायण पढ़ते हैं, जो भगवान श्री राम कहाँ है, जब लंका पे चढ़ाई करने गए थे तो कैसे गए थे, इसी वाले द्वीप से तो होके गए थे, पंबन द्वीप से होके। तो ये वाला रीजन है आगे की तरफ ऐसे निकला हुआ है, दोनों तरफ से ऐसे। तो यहाँ से क्या है कि इसका जैसे ये वाला पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये वाला पार्ट है आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ से जब आप देखोगे ना, उससे जैसे सीन करोगे तो समुद्र ऐसे होते जाते रहते हैं, ऊपर से नीचे होते रहते हैं। तो वो सबसे एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगा कि आप एक बार होके आना, वहाँ देख के आना सारी चीजें, तो विजुलाइज होती हैं सारी चीजें। तो जैसे न्यू मंगलोर से हमने क्या नाम दिया, कन्याकुमारी तक दिया, इसको हमने मालाबार कोस्ट का नाम दिया। तो हमारे मान लो अगर पूछा जाए कि वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से तटीय मैदान है, तो ऊपर वाला गुजरात मैदान, कोंकण मैदान, कनाडा मैदान और मालाबार मैदान। अभी आगे चलते हैं, ईस्ट कोस्ट पे पढ़ते हैं, यानी पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ते हैं। तो हमने पूर्वी तटीय मैदान को क्या है कि हमने झील से डिवाइड कर दिया है उसको, यानी झील से, जैसे ये हमारी झील है, ये हमारी झील है, मान लो चिल्का झील है। चिल्का झील से जैसे साउथ में चलते हैं हम, इसके सारे तटीय सीमा के सारे, तो यहाँ आपकी लेक पड़ती है आपकी कोलेरू लेक। इसको नाम दे दिया है उत्कल का मैदान। कभी भी जैसे आप अशोक की हिस्ट्री पढ़ोगे, अशोक की हिस्ट्री में ये कलिंग प्रदेश है, कलिंग की राजधानी तब उस टाइम पे क्या थी कि उत्कल रीजन ही बोलते थे उसको। तो उत्कल वाला रीजन क्या कहलाता है आपका, यानी उड़ीसा से नीचे की, उड़ीसा से किनारे चलते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की तरफ, तो ये आपका रीजन हो गया उत्कल का मैदान। अभी क्या है कि जैसे कोलेरू झील है, यहाँ कोलेरू झील से नीचे जब चलते हैं तो ये है आपकी पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक और कोलेरू झील के मध्य में आपका क्या मैदान हो गया, आंध्रा का मैदान। ये डेफिनेटली आंध्र प्रदेश है तो आंध्रा का मैदान हो जाएगा। अभी आप पुलिकट झील से क्या है कि नीचे कन्याकुमारी की तरफ चलते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा कोस्ट है, वो हो गया आपका कोरोमंडल का तट। जब आप चोल एम्पायर की अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या है कि यहाँ चोल मंडल कहते थे। चोल मंडल जैसे ही ब्रिटिश आए तो उन्होंने चोल को क्या है, क्योंकि वो सी को का बोलते थे यहाँ पे, तो उसी को क्या नाम दे दिया, कोरोमंडल, या चोरोमंडल बोलेंगे तो उसी को धीरे धीरे क्या नाम हो गया, वो कोरोमंडल। तो इस प्रकार से हमारे क्या है कि हमने क्या देखा, उत्तर भारत के विशाल मैदान में हमने देखा कि उसको कितने पार्ट में बांटा, हमने 8 पार्ट में, ईस्ट से वेस्ट लेके असम तक, दोनों रिवर सिस्टम के आधार पे, यानी ब्रह्मपुत्र से लेके और यहाँ गंगा से आगे इंडस रिवर तक। ठीक है दोस्तों, हम जैसे ही आगे नीचे की तरफ गए तटीय मैदान पढ़े, तो तटीय मैदान में जैसे यहाँ से सारा तटीय मैदान, जहां भी आपकी बाउंड्री लगी है, किससे बाउंड्री लगती है आपकी, तटीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जहाँ समुद्र की सीमा लगी हो तो वही तो तटीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये वाला तटीय क्षेत्र है, आपको हमने क्या है ईस्ट और वेस्ट में बांटा। जब भी जैसे आप कभी भी यूपीएससी वगैरह एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमने क्या है कि सीधा क्वेश्चन होता है हमारा, ये क्या है ईस्ट कोस्ट और ये क्या है वेस्ट कोस्ट, दोनों में क्या है अंतर बताइए। और सीधा क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि 2018 के मेंस में आपसे पूछा गया था कि यह है दक्कन का पठार, जो मैंने आपने कल बताया था, दक्कन का पठार की भौगोलिक अवस्थिति को समझाइए और उसका सामाजिक इम्पैक्ट क्या है ये भी समझाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं अभी इस चीज से। इन्फॉर्मेशन हालांकि बहुत है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इनको याद करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएंगी। और ये क्या है कि आगे जब भी आप कुछ भी चीजें पढ़ेंगे, आपकी मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें आपको ढंग से याद करनी है। और सबसे पहले मैंने आपको पठारी क्वेश्चन दिया था, वो आपको पढ़ना है। इसी के साथ इसमें से आपको खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, वो आगे मुझे बताना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।